बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंदन नाम का भोला भाला किसान अपनी पत्नी लज्जो के साथ रहता था। वो ईमानदार, मेहनती और दयालु था, लेकिन दुनिया की चालाकियों से अनजान। इस बार खेत में भरपूर फसल हुई थी। हे भगवान, इस बार तो खूब फसल हुई है। आज शायद हमें भूखा पेट नहीं सोना पड़ेगा। हाँ जी, हमारी मेहनत रंग लाई। लगता है अब अच्छे दिन आएंगे। हाँ लज्जो, इस बार दिवाली पे तेरे लिए नए कपड़े भी लाऊंगा। इसी दौरान गांव के दो व्यापारी खेत के किनारे आ खड़े हुए। अरे देख, चंदन की फसल कितनी बढ़िया है। हाँ, और ये बिल्कुल सीधा है, आधे दाम में ही बेच देगा। आइए भाइयों, देखिए इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है। जो दाम आपको ठीक लगे वही दे देना। चंदन, हालात बड़े खराब है भाई। अनाज की कीमत गिर गई है। हम तो तेरा भला चाहते हैं भाई, तो हमें बेच दे, वरना घाटे में जाएगा। आप लोग ऐसा कहते हो तो ठीक है, जितना आपको उचित लगे दे दीजिए। व्यापारी फसल कम दाम पर खरीद कर चले गए। चंदन की पत्नी ये सब देख रही थी। भोलापन भी कोई चीज होती है। हर बार यही होता है, मेहनत हमारी, फायदा दूसरों का। तो मैं क्या करूं? मोल भाव करना तो मुझे आता ही नहीं। तो सीखो, वरना जिंदगी भर फटेहाल ही रहेंगे। पत्नी की बात सुनकर चंदन चुप हो गया। एक बार दशहरे के दिन चंदन मंदिर पहुंचा। उसने पहली बार दुर्गा माता की मूर्ति देखी। माता की सुंदरता और 10 भुजाएं देखकर उसका मन आश्चर्य से भर गया। अरे वाह, माँ के तो 10-10 हाथ है और हर हाथ में कोई न कोई हथियार है। पर सोच रहा हूँ, अगर आपको जुकाम हो जाए और नाक बहने लगे तो आप नाक पूछोगे कैसे? चंदन के इस भोले प्रश्न पर माता मुस्कुरा उठी और साक्षात रूप में प्रकट हो गईं। बेटा, तब मैं एक हाथ का हथियार धरती पर रख दूंगी और नाक पहुंच लूंगी। अरे वाह, माँ तो बड़ी चालाक निकली। कितने आसानी से हल दे दिया आपने। माँ, आपके आगे तो इतने फल और मिठाइयाँ रखे हैं, क्या ये सब आप ही खा जाती हो? नहीं बेटा, मैं इन्हें छूती भी नहीं हूँ। इन्हें तो मेरे भक्त खाते हैं। चंदन मंदिर से लौटने ही वाला था कि दुर्गा माँ का स्वर गूंज उठा। बेटा चंदन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। कोई वर मांग लो। वर? हाँ बेटा, कुछ भी मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगी। चंदन उलझन में पड़ गया। वो सोचने लगा, जिंदगी तो जैसे तैसे कट रही है, माँ से आखिर क्या मांगू? काफी देर तक माथा खपाने के बाद भी उसके मन में कोई इच्छा नहीं आई। माँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि आपसे क्या वर मांगू। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी पत्नी लज्जो से पूछकर कल आपसे वर मांग लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। जाओ, अपनी लज्जो से पूछकर कल इसी समय आकर बता देना। ठीक है माँ, तो फिर मैं अब चलता हूँ। चंदन प्रसन्न मन से मंदिर से बाहर निकला। घर पहुंचते ही चंदन ने अपनी पत्नी लज्जो को मंदिर का सारा किस्सा सुनाया। सुन लज्जो, आज दुर्गा माँ मुझ पर बहुत प्रसन्न हुई है। बोली, चंदन वर मांग लो। अब तू ही बता, मैं क्या वर मांगू उनसे? सचमुच दुर्गा माँ तुझ पर वरदान बरसाने को तैयार है। हाँ, और मैंने कहा पहले अपनी लज्जो से पूछ लूं, फिर आकर कहूंगा आपसे। हे माँ, धन्य है आप। आज हमारे घर भी कृपा बरसाने वाली है। तो बताना जल्दी, कल माँ के सामने क्या कहूँ? थोड़ा ठहरो, सोच कर बताती। वर मांगने का मौका रोज रोज नहीं मिलता। लज्जो के मन में कई इच्छाएं उमड़ घुमड़ रही थीं। कुछ देर सोचने विचारने के बाद लज्जो ने आखिरकार अपनी राय बताई। हाजी सुनो, मैंने सोच लिया है। दुख भोगते भोगते मैं परेशान हो चुकी। माँ से धन मांग लेना, ताकि आराम से गुजारा हो सके। धन? लेकिन धन मांगकर क्या होगा? गुजारा तो आराम से चल रहा है। चंदन की बात सुनकर लज्जो का धैर्य टूट गया। हाय दैया, आपकी इसी मूर्ता के कारण तो हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। वरना जितना परिश्रम आप करते हैं और जितनी उपज होती है, उससे तो हमारे दिन बड़े आराम से कट सकते थे। अरे मैंने तो बस यूं ही कह दिया था, तो गुस्सा क्यों होती है? अब क्या समझाऊं आपको। जाओ, सो जाओ, सुबह तक शायद दिमाग ठंडा हो जाए। चंदन चुपचाप लेट गया।
पर उसके मन में लज्जो की बातें गूंजती रहीं। उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन चंदन ने निश्चित समय पर मंदिर पहुंचकर दुर्गा माता के दर्शन किए। प्रणाम माँ। प्रणाम बेटा, तुम्हें अपनी पत्नी से विचार विमर्श तो कर लिया होगा। कहो, क्या वर मांगना चाहते हो? लेकिन भोला भाला चंदन रात भर सोचते समझते और मंदिर पहुंचते पहुंचते अपनी पत्नी की बात भूल चुका था। माँ पता नहीं, मैं तो भूल गया। क्या वर मांगना था, धन मांगना था या कुछ और? शांत हो जाओ बेटा, याद आ जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। मैं केवल यही चाहती हूँ कि आप तू सही निर्णय ले। काफी सोच विचार करने के बावजूद भी चंदन की याद में धन मांगने की बात नहीं आई। बेटा, क्या अपने लिए धन नहीं लोगे? धन का जिक्र होते ही चंदन चौंक कर उछल पड़ा। तुम सचमुच बोले हो चंदन। जाओ, बुद्धि के साथ साथ मैंने तुम्हें धन भी दिया। अब याद रखना, इस धन का सही उपयोग करना। धन्यवाद माँ, मैं आपकी दी हुई सीख और वर का सदुपयोग जरूर करूँगा। उस साल चंदन के खेत में खूब उपज हुई। खेत सुनहरी फसल से लहराया और चंदन का मन खुशियों से भर गया। आहा, खूब फसल हुई है। अब हमारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। सचमुच जी, इस बार तो आराम से गुजारा कर पाएंगे। हाँ, अब मैं मोल भाव भी करूँगा और अपनी मेहनत का सही मूल्य पाऊंगा। दुर्गा माँ ने जो वर दिया है वह सही मायने में काम आएगा। बस अब समझदारी से काम लेना। धन और बुद्धि दोनों साथ है तो कोई हमें धोखा भी नहीं दे पाएगा। सही समय पर फसल की कटाई करने के पश्चात चंदन अनाज को बैलगाड़ी में लादकर मंडी जा पहुंचा। उसे देखकर व्यापारी आपस में कहने लगे, अरे अरे, वो देखो मूर्ख चंदन अपना अनाज लेकर आप पहुंचा। हाँ हाँ, चलो रास्ते में सौदा करते हैं, लाभ आपस में बांट लेंगे। चंदन के सीधे और भोलेपन का फायदा उठाने के लिए कई व्यापारी उसे घेरने लगे। अरे आओ भाई चंदन, क्या लोगे इस अनाज का? अरे भाई, मैं तो ना खरीदूं इसे, दानों में कुछ जान नहीं है। हाँ भाई, पहले की तरह इसमें भी कीड़े लगे हैं। किंतु दुर्गा माता के वरदान से चंदन अब पहले जैसा मूर्ख नहीं था। व्यापारियों की चालाकी को वो तुरंत भाप गया। ठहरिए सेठ, मेरे अनाज का सौदा हो चुका है पूरे 450 रुपए में। अगर आप में से कोई 500 दे तो मैं इसे बेच सकता हूँ। वैसे यह पूरा अनाज 600 का है, सोच लीजिए। व्यापारी लोग सोच में पड़ गए। चंदन का कहना बिल्कुल सही था। अनाज की गुणवत्ता बेहतरीन थी। लो संभालो 500 रुपए और सारा अनाज मेरा हुआ। धन्यवाद सेठ। और इस तरह चंदन ने कुछ ही वर्षों में अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से ढेर सारा धन एकत्रित कर लिया। देखो लज्जो, अब हम आराम से रह सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और समझदारी से कितना कुछ हासिल हो गया। सचमुच जी, अब हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं। चंदन ने कुछ धन लगाकर एक सुंदर घर बनवाया। देखो लज्जो, हमारा अपना घर, अब हम चैन से रह सकते हैं। हाँ जी, मेहनत और ईमानदारी का फल तो हमेशा मीठा होता है। अब चंदन और उसका परिवार सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन उसके बढ़ते हुए धन पर गांव के 4 चोरों की नजर पड़ गई। सुनो भाइयों, चंदन ने अपनी तिजोरी में खूब सारा धन जमा कर रखा है। यदि वह सारा धन हमारे हाथ लग जाए तो सारा जीवन आराम से कट जाएगा। अरे, तो इसमें सोचने की क्या बात है, हाथ साफ करना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, हम भी तैयार हैं। तो ठीक है, आज रात को ही हम उसकी तिजोरी पर हाथ साफ करने की कोशिश करेंगे। अब तक चलो खा पी कर मौज करते हैं। वे रात को उसका धन उड़ाने की योजना बनाने लगे। उसी रात चारों चोर चंदन के घर पहुंचे और चुपचाप सेंध लगाने लगे। सेंध लगाकर जब वे घर के भीतर पहुंचे, चंदन उन्हें अपनी तिजोरी के निकट ही चारपाई पर सोता दिखाई दिया। ओहो, यह तो यही सोया पड़ा है। यदि हमने तिजोरी तोड़ने की कोशिश की तो यह जाग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, चलो लौट चले, फिर कभी मौका देखेंगे। वे जिस खामोशी से आए थे उसी खामोशी से वापस लौट पड़े। परंतु जब वे उस कमरे से गुजर रहे थे जहां अनाज से भरी बोरियां रखी थीं, तो एक ने कहा, क्या विचार है दोस्तों, क्यों ना आज इन्हीं से काम चला लिया जाए। ठीक कहते हो, खाली हाथ लौटने से तो यही अच्छा है। लेकिन भाइयों, यह तो सोच लो कि इन बड़ी बड़ी बोरियों को रखेंगे कहाँ।
यदि चंद ने पूरे गांव की तलाशी ले ली तो? अरे यार, तुम तो पूरे गांव वाली हो, भला घर में रखने की क्या जरूरत है, सीधे बाजार चलेंगे और बेच डालेंगे। हाँ, यह विचार तो अच्छा है। तो फिर चलो, उठाओ सब एक एक बोरी, कम से कम कुछ दिन तो मौज करेंगे। फिर उन चारों ने एक एक बोरी अपने अपने सिर पर रखी और बाजार की ओर चल पड़े। लेकिन वे चारों चोर इस बात से बेखबर थे कि चंदन उन्हें सेंध लगाकर घर के भीतर घुसते और अनाज की बोरियां ले जाते देख चुका है और इस समय चुपचाप उनका पीछा कर रहा है। लगता है ये अनाज सीधे बाजार में बेचने ले जा रहे हैं, घर में रखने की हिम्मत तो नहीं करेंगे। चलो, यह भी अच्छा है, इन्हें मजा चकाने में मुश्किल नहीं होगी। बाजार पहुंचते पहुंचते दिन निकलने लगा और वहां हल्की चहल पहल होने लगी। चलो, यह भी अच्छा हुआ कि चहल पहल शुरू हो गई, अब मजा आएगा। चंदन ने देखा कि चारों चोर एक दुकान के सामने पहुंच चुके हैं और अनाज का मोल भाव करने ही वाले हैं। अरे भाइयों, कहाँ तक ढो लिए जाओगे, थक जाओगे, बस यहीं पर रख दो बोरियों को। चोरों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। अरे बाप रे, मारे गए, यह कमबख्त कहाँ से आ मरा? हाय राम, यह तो चंदन ही है। दूसरे ही क्षण उन्होंने अनाज की बोरियां वहीं पटकी और भाग खड़े हुए। बेचारे घर तक पहुँचते पहुँचते तो अधमरे हो जाएंगे। चोरों की आंखों से ओझल हो जाने के बाद चंदन ने दुकान के सामने ठहरकर स्थिति का लाभ उठाया। भाई, ये सारे अनाज के बोरे आपके लिए है, उचित दाम दे दो और ले लो। ठीक है चंदन, तुमने सही दाम कहा, ले लो पूरा भुगतान। चंदन रुपए लेकर खुशी खुशी घर की तरफ लौट गया। आज तो दुर्गा माँ के वरदान और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर लिया, अब धन भी सुरक्षित और मेहनत का फल भी सही जगह पहुंचा। इस हार से चोर बुरी तरह चिढ़ गए। बस कमबख्त ने हमारी पूरी रात काली करवा दी। तेरा तो जी चाहता है अभी जाकर उसकी गर्दन मरोड़ दूं। पूरी ढोने से अभी तक मेरी पीठ दर्द कर रही है। चिंता मत करो, इस बार वह हमारे हाथों से बर्बाद होने से नहीं बचेगा। हाँ, आप फिर से योजना बनाएंगे और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। तो फिर चलो, सोचते हैं कि चंदन को कैसे फंसाए और उसकी मेहनत का फल हमारे हाथ लगाए। और इस तरह चारों चोर चंदन को बर्बाद करने की नई योजना बनाने लगे। कुछ ही दिनों के बाद चारों चोर फिर से चंदन के घर सेंध लगाने पहुंचे। ध्यान रखना, इस बार हमें खाली हाथ नहीं लौटना है। चिंता मत करो, आज हम उसे कंगाल करके ही छोड़ेंगे। हाँ, अब पिछली बार जैसी गलती नहीं होगी। सही कहा, जल्दी से हम उसकी सारी संपत्ति अपने हाथ में ले लेंगे। चोरों के सेंध लगाने की आवाज से कमरे में सोए चंदन की आंख खुल गई। अरे, यह आवाज कैसी? देखना चाहिए। खिड़की के बाहर झांकते ही उसका माथा ठनका। ओहो, ये तो वही चोर मालूम पड़ते हैं। लगता है फिर से चोरी के इरादे से आए हैं। ठीक है, इस बार मैं इन्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। चंदन ने तुरंत अपनी पत्नी लज्जो को जगाया और जल्दी जल्दी उसे समझाने लगा। सब कुछ अच्छी तरह से समझ गई ना भाग्यवान? वो चारों चोर फिर से सेंध लगाने आए हैं, हमें उन्हें सबक सिखाना है। हाँ जी, अब तुम चिंता मत करो और लेट जाओ। चंदन और लज्जो सोने का बहाना करके चारपाई पर लेट गए। शुक्र है गहरी नींद में सोए हैं कमबख्त, और यह भी हमारे लिए अच्छा है कि वे आज तिजोरी वाले कमरे में नहीं सोए हैं। अरे चुप रहो, हमें आहिस्ता से इस कमरे में होकर तिजोरी वाले कमरे में पहुंचना है। लेकिन जैसे ही चोर कमरे में कदम रखते हैं, लज्जो अचानक चीखती हुई उठ बैठी। अजी उठो, जल्दी उठो। क्या हुआ भाग्यवान? कितना सुंदर सपना देख रहा था, तुमने सब चौपट कर दिया। अजी, सपना अभी चौपट नहीं हुआ, लेकिन हो जरूर जाएगा यदि मेरा भयानक सपना सच हो गया तो। भयानक सपना? कैसा भयानक सपना? अजी, मैंने सपने में देखा कि कुछ चोर हमारा सारा धन चुरा कर ले गए और हम बर्बाद हो गए। जल्दी से तिजोरी से सारा धन निकाल कर कहीं और छुपा दो, कहीं सच में चोर आ टपके तो। अरे भाग्यवान, तो चिंता मत कर, मैंने पहले ही इसी डर से तिजोरी से सारा धन और जेवर निकालकर बगीचे के कुएं में डाल दिए हैं। पता नहीं कब चोर आ टपकते और चुरा ले जाते। आप तो वास्तव में बहुत चालाक हो गए। चोरों ने यदि तिजोरी पर हाथ फेरना चाहा भी तो उन्हें मुंह की ही खानी पड़ेगी। हाँ, अब चलो सो जा, कहीं चोरों ने हमारी बात सुन ली तो गजब हो जाएगा। दरवाजे के पीछे खड़े चोर चुपचाप उनकी बात सुन रहे।
उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चलो यह भी अच्छा हुआ, अब हमें तिजोरी तोड़ने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। चलो कुएं पर चलते हैं। हाँ चलो, कंबख्त बहुत चालाक बनता था, सुबह उठने पर पता चलेगा इसे। फिर वे चुपके चुपके घर से बाहर निकले और पिछवाड़े बगीचे में मौजूद कुएं के निकट पहुंच गए। चलो जल्दी से रस्सी निकालो और कुएं में उतरो। चारों चोर कुएं में रस्सी लटकाकर एक एक करके नीचे उतरने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस सूखे कुएं में सैकड़ों मधुमक्खी ने अपना घर बना रखा था। चंदन ने जानबूझकर उन्हें मजा चखाने के लिए वहीं भेजा था। जैसे ही वे कुएं के भीतर उतरे, मधुमक्खी उन पर टूट पड़ी। अरे बाप रे, हाय हाय, मैं तो मर गया। उफ, मेरी माँ बचाओ, ओए माँ। उफ, यह क्या हुआ? हमें तो मार ही डालेंगी ये मधुमक्खियाँ। बड़ी मुश्किल से चारों कुएं से बाहर निकलने में सफल हो पाए, लेकिन तब तक मधुमक्खियों ने उन्हें बुरी तरह काट लिया था। अरे उस सुअर चंदन ने तो हमें मरवाने में कोई कसर नहीं रखी। हमें खूब मोरक बनाया उसने आज, लेकिन जल्द ही मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। उसके बाद चारों चोर चुपचाप सिसकते करहाते अपने अपने घर की राह ले गए। उन्हें जाते देख चंदन और लज्जो ने निश्चिंतता की सांस ली। देखा लज्जो, ये चोर अब कई दिनों तक नहीं भूल पाएंगे इस सबक को। सचमुच जी, आज चलो आराम से सोए। कुछ दिन तक तो वे अब हमारे घर का भूख नहीं करेंगे। कुछ दिनों बाद जब चोरों की हालत कुछ ठीक हुई, वे फिर चंदन से अपनी पिछली दोनों असफलताओं का बदला लेने उसके घर पहुंच गए। इस बार वे अपने साथ घातक हथियार भी लेकर आए थे। सुनो, यदि इस बार चंदन ने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसे खत्म करने में जरा भी नहीं चूकना, ठीक है? हाँ, अब पिछली बार जैसी गलती नहीं होगी। इस बार वह हमारी पकड़ में आएगा। हमने अपनी हार झेली, अब बदला लेने का समय आ गया है। तो फिर जल्दी से घर के पीछे से घुसो और इस बार पूरी ताकत से उसे सबक सिखाओ। लेकिन सतर्क चंदन उस समय अपने घर की छत पर था और उसकी दृष्टि उन चोरों पर पड़ चुकी थी। फिर आ धमके, लेकिन इस बार इनके इरादे भयानक नजर आते हैं। यदि इस समय मैंने पड़ोसियों को आवाज लगाने की कोशिश की तो हो सकता है कि उनके आने से पहले ही ये हमें मार डाले। मुझे होशियारी से काम लेना होगा। चंदन ने तुरंत योजना बनाई कि कैसे चोरों को बिना जोखिम उठाए मात दी जाए। नीचे पहुंचकर चंदन ने गहरी नींद सोई अपनी पत्नी लज्जो को जगाया। क्या बात है, क्यों नींद खराब कर दी मेरी? एक चिंता के मारे मुझे नींद नहीं आ रही। एक बात बताओ लज्जो। उधर चोर जो तिजोरी वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे, चंदन और लज्जो के कमरे से आती आवाज सुनकर रुक गए। वो अभी भी दोनों जाग रहे हैं। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ, अगर हमें लड़का होगा तो उसका क्या नाम रखेंगे? उसका नाम मैं तुम्हारी तरह ही रखूंगी। लेकिन मैंने तो उसका नाम शेर सिंह रखने का सोचा है। ठीक है, शेर सिंह ही रख लेना। अब सो जाओ। सो कैसे जाऊं भाग्यवान, अभी तो मैंने दूसरे लड़के का नाम भी सोचना है। अच्छा तुम ही बताओ, क्या नाम रखोगी दूसरे लड़के का? उसका नाम चोर रख लेना तुम। वाह, क्या नाम सोचा है। पहले का नाम शेर सिंह और दूसरे का चोर। तुम कितनी समझदार हो भाग्यवान। ठीक है, मुझे बहुत चोर की नींद आ रही है। अब सो जाओ जल्दी से। अच्छा एक बात और बताओ भाग्यवान, यदि किसी समय दोनों बाहर चले जाए और चोर घर में घुस आए तब हम क्या करेंगे? तब तुम दौड़कर उन्हें बुला लेना। गलत, भला उनके आने से पहले तक चोर हमें मार नहीं डालेंगे? चंदन के घर के पड़ोस में शेर सिंह नाम का एक पहलवान रहता था। शेर सिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। शेर सिंह, चोर, जल्दी आओ रे। चंदन की आवाज सुनकर उसकी नींद टूट गई। अरे यह तो चंदन की आवाज मालूम पड़ती है। शायद उसके घर में चोर आ घुसे हैं। शेर सिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। अब गला फाड़ते ही रहोगे या चुप भी रहोगे? तुम्हारी चीख पुकार सुनकर सारे पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे। शेर सिंह रे, चोर रे, जल्दी आओ रे। ये भगवान, आखिर यह क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो चोरों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन लज्जो की बात सुनकर वे बुरी तरह चौंक उठे। अरे चंदन की पत्नी ठीक कह रही है भाई। यदि यह पागल इसी तरह चीखता रहा तो सचमुच लोग यहाँ आ पहुंचेंगे और हमें घेर लेंगे। तुम ठीक कहते हो। चलो पहले इसी का मुंह बंद करते हैं।
लेकिन तब तक चंदन का मुंह बंद करने में चोरों को बहुत देर हो चुकी थी। तभी शेर सिंह वहां आ पहुंचा और इससे पहले कि वे चारों संभल पाते, शेर सिंह उन पर टूट पड़ा। इसी तरह चंदन की चालाकी से न केवल वे पकड़े गए, बल्कि उन्हें यह सबक भी मिल गया कि वो आगे से कभी चोरी नहीं करेंगे। उफ, इस बार सचमुच मार खाई। हाँ, हमें अब यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। चंदन की बुद्धि और सतर्कता ने एक बार फिर चोरों की चालाकी को पूरी तरह विफल कर दिया। गांव के कोने में रामलाल का घर था। परिवार में अब केवल 3 ही लोग रहते थे, रामलाल, उसकी पत्नी कमला और उनका बेटा रवि। 4 बेटियों की शादी हो चुकी थी और वे अपने अपने घरों में सुखी जीवन बिता रही थीं। लेकिन कमला के मन में हमेशा एक कसक रही थी। 4 बेटियों के बाद बड़ी मुश्किल से उसे एक बेटा हुआ था, रवि। बेटा पाकर उसने मानो अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान पा लिया था। अब रवि की शादी रीना से हो चुकी थी। रीना शांत स्वभाव की, सादगी से भरी लड़की थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही कमला को यह खबर मिली कि उसकी बहू रीना गर्भवती है, उसके मन में चिंता और बेचैनी घर कर गई। हे माता रानी, इस बार तो बस मेरे घर में पोता ही होना चाहिए। बेटा, हाँ बेटा ही चाहिए। 4 बेटियों के ताने मैं झेल चुकी हूँ, अब और नहीं सहा जाएगा। अरे भगवान, क्यों बेवजह मन में चिंता पाल रही हो? बेटा हो या बेटी, ये तो भगवान की देन है। हम कौन होते हैं तय करने वाले? तुम क्या जानो, पूरे गांव में कितनी बार मुझे सुनना पड़ा कि देखो, रामलाल की 4 बेटियां हुई। लोग तो कहते थे कि इस घर की नस्ल ही खत्म हो जाएगी। अब अगर रीना बेटी जनेगी तो सोचो कितनी बदनामी होगी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? रीना पर दबाव मत डालो, उसे खुश रहना चाहिए। जो होगा अच्छा ही होगा। तुम नहीं समझोगे बेटा, औरत ही जानती है कि समाज में कितनी बातें सुननी पड़ती है। मैं तो अब रोज माता रानी से यही प्रार्थना करूंगी कि रीना को पहला बच्चा बेटा ही हो। उस रात कमला देर तक सो नहीं पाई। खिड़की से आसमान को ताकते हुए उसने मन ही मन नवरात्रि का व्रत रखने का निश्चय किया। माता रानी, आने वाले नवरात्रों में मैं पूरा व्रत करूंगी। 9 दिन तक उपवास रखूंगी। बस मुझे पोता दे दो, मेरी गोद सूनी न रहने देना। अगले दिन कमला रवि के कमरे में आई तो उसने देखा रवि अकेला है। उसने रवि से कहा, बेटा, तुमसे एक बात कहनी थी। कहो माँ, इतनी परेशान क्यों हो? रीना के गर्भ की जांच करा लो। अभी से पता चल जाएगा कि बेटा है या बेटी। फिर हम तय कर सकेंगे कि आगे क्या करना है। माँ, आपको पता भी है आप कैसी बातें कर रही हो? ये सब गलत है और सबसे बड़ी बात ये पाप है। अरे बेटा, पाप कहाँ से हो गया? ये तो बस समझदारी है। अगर बेटी हुई तो तुम नहीं जानते मुझे कितनी बातें सुननी पड़ेगी। लोग हंसेंगे, ताने देंगे। माँ, ये बच्चा माता रानी का आशीर्वाद है। चाहे बेटा हो या बेटी, मैं जांच नहीं करवाऊंगा और आपको भी ऐसी बातें सोचनी बंद करनी होगी। बेटा, मैं जानती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे और अपने परिवार के लिए सोच रही हूँ। मुझे डर है कि अगर कुछ उल्टा हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन केवल इसलिए कि आप परेशान न हो। हाँ बेटा, बस इतना समझ लो कि हम परिवार के लिए सही रास्ता अपनाएंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही रीना को लेकर डॉक्टर के पास जाऊंगा। रीना जो अंदर कमरे में बैठी थी, उसने ये बातचीत सुन ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे माता रानी, क्या मेरे बच्चे के साथ भी यही लड़का लड़की का फर्क किया जाएगा? रात का समय था। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। कमरे के भीतर रीना चारपाई पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन मन में चिंता और भी ज्यादा थी। रवि धीरे धीरे कमरे में आया और पास बैठ गया। रीना, एक बात कहूँ, नाराज मत होना। अब क्या कहना बाकी रह गया? मैं माँ जी की बातें सुन चुकी हूँ। अब तुम भी वही कहने आए हो क्या? देखो रीना, मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन माँ का मन नहीं मान रहा। वो बार बार कहती है कि जांच करा लो ताकि पता चल सके। मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक बार मान जाओ। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं ये सब करूं? तुम्हें लगता है कि मेरे पेट में पल रहे बच्चे की कीमत सिर्फ इसलिए है जो कि वो लड़का होगा या लड़की?
नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुम भी समझो, माँ का डर, माँ की इज्जत। वो 4 बेटियों के बाद कितनी बातें झेल चुकी है। अगर बेटी हुई तो उनका दिल टूट जाएगा। और अगर बेटा हुआ तो क्या? क्या तभी मैं इस घर में अच्छी बहू कहलाऊंगी? क्या बेटी होने पर मेरी गोद का बच्चा तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगा? रीना, तुम क्यों मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि एक बार जांच हो जाए तो सब साफ हो जाएगा, माँ का मन भी शांत हो जाएगा। मन शांत हो या जज्बात मर जाएंगे। अगर रिपोर्ट में बेटी निकली तो क्या करोगे? मुझसे कहोगे कि ये बच्चा गिरा दूं? रवि चुप हो गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। रवि, याद रखना, ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा भी है। अगर तुमने भी उसे लड़का या लड़की में बांट दिया तो मैं समझ लूंगी कि मेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। रीना, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता, पर माँ की कसम, मैं बीच में फंस गया हूँ। एक तरफ उनका दर्द और दूसरी तरफ तुम्हारी तकलीफ। तो साफ साफ कहो रवि, तुम्हारे लिए ज्यादा मायने कौन है, माँ की बातें या मेरे गर्भ में पल रही जिंदगी? रीना, मैं जानता हूँ तुम सही हो, लेकिन सोचो माँ का क्या होगा। वो पहले ही समाज के ताने झेल चुकी है। अगर बेटी हुई तो उनका दिल सच में टूट जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ अपमान का बोझ और न झेले। तो फिर मेरे दिल का क्या रवि? मैं माँ बनने जा रही हूँ और मुझसे ही कहा जा रहा है कि मैं अपने बच्चे को लड़का या लड़की में बांट दूं। क्या तुम जानते हो ये बात मेरे लिए कितनी बड़ी है? रीना, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन बस एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो। हम जांच करवा लेंगे, उसके बाद जो होगा हम साथ मिलकर तय करेंगे। मैं वादा करता हूँ, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ठीक है रवि, मैं तुम्हारी बात मान लेती, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मेरी मर्जी नहीं। अगली सुबह आंगन में तुलसी के पौधे के पास दिया जल रहा था। कमला पूजा कर रही थी, लेकिन उसके होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे। माता रानी, इस बार मेरी झोली खाली मत रखना, पोता ही देना। इतने में रवि बाहर आया। उसके चेहरे पर थकान और राहत दोनों झलक रही थीं। क्यों बेटा, बात हुई रीना से? मान गई ना? हाँ माँ, मान तो गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से मानी है। जय माँ पापी, देख लेना बेटा, अब की बार मेरी गोदी में पोता ही आएगा। माता रानी मेरी सुनेगी। इतने में रीना भी कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं, शायद रात भर रोने की वजह से। कमला ने उसकी तरफ देखकर कहा, बहू, तूने सही फैसला किया है। तेरे पेट में जो पल रहा है वही हमारे कुल का दीपक बनेगा। आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, मैं 9 दिन तक व्रत रखूंगी। रीना चुपचाप खड़ी रही। उसने नजरें झुका ली। हे माता रानी, क्या औरत की कोख का सम्मान से तब होता है जब उसके पेट में पल रहा बच्चा बेटा हो। मुझे ताकत दो, चाहे जो हो, मैं अपने बच्चे को बचा। रवि और रीना डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चले गए। तभी रामलाल बाहर से आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। बहू, बहू, बहू रीना। क्या हुआ? इतनी तेज आवाज क्यों लगा रही हो? अरे रीना कहाँ गई? और हाँ, कुछ खाने को बनाया है क्या? बहुत भूख लगी है। रीना डॉक्टर के पास गई है और तुम भी ना, हर वक्त बस खाने की ही पड़ी रहती है। मुझे देखो, मैं तो पूरे दिन से भूखी प्यासी हूँ। अरे भाग्यवान, आप नवरात्रि मना रही हो, अच्छी बात है, पर मुझे क्यों भूख रख रही हो? मुझे कुछ खाने को दे दो, बड़ी जोर से भूख लगी है मुझे। तो फिर तुम भी नवरात्रे मान लो, माँ दुर्गा तुम्हें अच्छा सा फल देगी। अरे हाँ, फल से याद आया, घर में कुछ फल तो होंगे ही, वही ले दो। तुम्हें तो हर समय अपने पेट की ही पड़ी रहती है। रुको, मैं कुछ लाती हूँ। कमला रसोई में चली गई। तभी रवि और रीना अस्पताल से लौट आए। रीना का चेहरा थका हुआ था। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे अपने कमरे में चली गई और रवि सीधे मां के कमरे में गया। इतने में कमला भी उसके पीछे पीछे आ गई। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रही हो? सब ठीक है ना? माँ, डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर आप खुश भी हो सकती हो और नाराज भी। साफ साफ बोलो रवि, डॉक्टर ने क्या कहा? कमला ने बेटे का चेहरा गौर से देखा। उसकी आंखों की बेचैनी देखकर उसका मन घबरा गया। रवि, चुप क्यों हो? डॉक्टर ने क्या कहा? लड़का है ना? माँ,
डॉक्टर ने कहा है कि संभावना बेटी की है। कमला का चेहरा सुनते ही सफेद पड़ गया, जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली हो। क्या? बेटी? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने 9 दिन का व्रत रखा है, माता से मन्नत मांगी है, मेरी झोली खाली नहीं रह सकती। माँ, सच यही है कि बेटी होगी, और मैं साफ कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इस घर में जन्म लेगा। रवि, तू पागल हो गया क्या? लोग फिर ताने देंगे, हंसेंगे, कहेंगे कि हमारे खानदान में बेटा होना लिखा ही नहीं। तो क्या करूँ माँ? बेटी होने पर उसे मार दूं? क्या यही चाहती हो आप? बेटा, तू नहीं समझेगा। मैंने कितनी बार अपमान झेला है। जब तक बेटा नहीं था, लोग मुझे बांझ जैसी नजर से देखते थे। अब जब पोते की बारी आई है, तो तू कहता है मैं बेटी को स्वीकार कर लूं। हाँ माँ, यही कह रहा हूँ, क्योंकि बेटी हो या बेटा, दोनों समान है, और मैं अपने बच्चे की हत्या कभी नहीं करूँगा। बेटा बेटी तो भगवान की देन है। भगवान की देन कहकर चुप मत कर मुझे। भगवान भी उन लोगों की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानते हैं, और मदद का मतलब है सही समय पर सही फैसला, समझे? लेकिन माँ, ये सही फैसला कैसे हो सकता है? ये तो बहुत गलत है। गलत? गलत तो वो था जो मैंने सहा। 4 बेटियों को जन्म देकर मुझे कितना अपमान झेलना पड़ा था, तुम नहीं जानते। रिश्तेदारों की बातें, पड़ोसियों के ताने, सब मुझे तीर की तरह चुभे हैं अब, और मैं नहीं सह सकती। तो आप चाहती है कि बच्चा? हाँ, अगर डॉक्टर ने कहा है बेटी है, तो बच्चा गिरवा देना ही ठीक होगा। यही एक रास्ता है। कमरा खामोश हो गया। रवि के होंठ सूख गए। वो दीवार की ओर देखने लगा, जैसे कोई सहारा ढूंढ रहा हो। माँ, अगर आप कहती हो तो मैं मान लेता। यही समझदारी है बेटा। माँ की बातें मानोगे तो घर की इज्जत बनी रहेगी। रवि चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में भारी बोझ था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया, जहां रीना बैठी हुई थी। रीना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? डॉक्टर ने तो कहा था सब ठीक है। रीना, माँ कह रही है कि अगर बच्चा बेटी हुआ तो हमें उसे गिरवा देना चाहिए। रीना का चेहरा जैसे पत्थर हो गया। वो कुछ पल तक बोली ही नहीं। क्या? ये क्या कह रहे हो रवि? बच्चा मेरा भी है, मेरी कोख में पल रहा है। कैसे सोच लिया तुमने कि मैं उसे मारने दूंगी? रीना, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? माँ सही तो कह रही है। अगर बेटी हुई तो लोग हंसेंगे, ताने देंगे, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या लोग ही हमारे फैसले करेंगे? क्या हमारे बच्चे का हक सिर्फ इसलिए छीन लोगे क्योंकि वो बेटी होगी? मैं मजबूर हुई ना, माँ की बात टाल नहीं सकता। घर की इज्जत दांव पर लगी है। रीना की आंखों में आंसू भर आए। वो सीधे घर के मंदिर में गई और माता रानी के आगे गिड़गिड़ाने लगी। हे माँ, आप ही कहती हो कि नवरात्रों में हर कन्या में तुम्हारा रूप होता है, फिर क्यों इस बेटी को अभिशाप माना जा रहा है? क्यों मेरी कोख के बच्चे की जान ली जा रही है? माँ, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे को बचा लो। रीना की ये सब बातें रामलाल भी उसके पीछे खड़े होकर सुन रहे थे, लेकिन वो बिना कुछ कहे ही वहां से चुपचाप चले गए। उसे अब सब पता चल चुका था। अगले दिन सुबह रवि परेशान होकर अपनी माँ के कमरे में आ। माँ, मैंने रीना को बहुत कहा, बहुत समझाया, लेकिन वो बच्चा गिरवाने के लिए तैयार ही नहीं है। उसने साफ साफ कह दिया कि चाहे जो हो, वो ऐसा कदम नहीं उठाएगी। तो अब और इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है रवि। अगर रीना नहीं मानेगी तो हमें और रास्ता अपनाना पड़ेगा। और रास्ता? माँ, आप क्या कह रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। आज अष्टमी का प्रसाद बनेगा। रीना प्रसाद जरूर खाएगी, और उसी प्रसाद में हम ऐसा जहर मिला देंगे कि बच्चा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। माँ, ये तो बहुत बड़ा पाप है। पाप? बेटी पैदा होने पर तो ताने सुनने पड़ते हैं, वो किसी पाप से कम है क्या? लेकिन माँ, अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यह है सब हमारे घर की बात है। रीना इसे प्रसाद समझकर खा लेगी, किसी को शक भी नहीं होगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहती है वैसा ही होगा। बस यही समझदारी है, याद रखना। ये सब हमारे घर की इज्जत बचाने के लिए है। दोपहर का समय रामलाल पौधों में पानी दे रहा था। तभी कमला उसके पास आई और बोली, बाजी, क्या कर रहे हो? जलेबी बना रहा हूँ। हर वक्त मजाक। अरे देखते नहीं, पौधों में पानी दे रहा हूँ भाई, बोलो।
क्या बात है? घर में ना कीड़े मकोड़े और चूहे बहुत ज्यादा हो गए हैं। आप ऐसा करो ना, चूहे मारने की दवा ले आओ। अरे भाग्यवान, नवरात्रे चल रही हैं और तुमने व्रत किए हुए हैं, उस पर ये पाप। चूहे तो उस घर में आते हैं जिस घर में माता रानी की कृपा होती है। मुझे नहीं पता, मुझे चूहे मारने की दवा चाहिए तो चाहिए, और वो भी आज। ठीक है, ले आऊंगा। हे भगवान, सद्बुद्धि देना इस औरत को। शाम का समय था। रामलाल शांति से ड्राइंग रूम में आए। उनकी आदत थी कि हमेशा पूजा के प्रसाद से पहले कुछ स्वाद चख लेते थे। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने प्रसाद खा लिया। अरे, आपने ये प्रसाद क्यों खा लिया? यह आपको नहीं खाना चाहिए था। मुझे प्रसाद क्यों नहीं खाना चाहिए था? इसमें क्या जहर मिला है? हाँ, इसमें जहर था। तो ये जहर किसके लिए था? मुझे सच सच बताओ। पिता की तेज आवाज सुनकर रीना और रवि दौड़ते हुए आए। माँ, क्या हुआ? बेटा, अपने पिता को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम्हारे पिता ने वो जहर वाला प्रसाद खा लिया। कुछ नहीं होगा मुझे। तुमने जो चूहे मारने वाली दवा मंगाई थी, वो दवा थी ही नहीं। वो तो एक सिंपल पाउडर था, क्योंकि हमारे घर में चूहे हैं ही नहीं। हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। माता रानी की इतनी बड़ी भक्त बनती है और माता स्वरूप कन्या की हत्या करने चली थी। अब सच सच बताओ, ये जहर किसके लिए था? यह जहर रीना के लिए था। मैं बच्चे को गिरवाना चाहती थी। कितनी दुष्ट है तू! एक औरत होकर एक औरत की जान लेना चाहती है। तुम्हारे अंदर कोई मानवता नहीं है। क्या यही तेरी समझदारी है? मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अगर माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, रीना से मांगो। बहू, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है मैंने बहुत बुरा किया है। माँ, तुम सिर्फ अपने डर और लालच के लिए मेरी जान पर खेल खेल रही। ठीक है, सब सच है, मैंने बहुत बुरा। मैं सच में माफी चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, लेकिन फिर ऐसा कभी मत करना। मैं वादा करती हूँ बेटी कि अब कभी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी।